ओके जी, सो लास्ट टाइम हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स इक्वेशन एज वेल। हमने इक्वेशन की भी बात की थी लीनियर रिग्रेशन की। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो बिफोर वी मूव ऑन। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, ग्रेट। ओके, सो today we will be beginning with cost function. So last time हमने देखा था कि अगर हम एक मॉडल बनाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल बेहतर है या नहीं है, या एक मॉडल दूसरे मॉडल से कैसे बेहतर है। हम मॉडल की एक्यूरेसी को या करेक्टनेस को या प्रिसाइजनेस को या किसी भी चीज को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। इट टर्न्स आउट कि कोई भी चीज हमें इवैल्यूएट करनी हो तो हमें किसी मेट्रिक की जरूरत पड़ती है, किसी परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है। तो अपने मशीन लर्निंग मॉडल को या लर्निंग मॉडल को भी इवैल्यूएट करने के लिए हमें किसी ना किसी क्राइटेरिया की जरूरत है, राइट? द क्राइटेरिया दैट वी विल यूज टू इवैल्यूएट आवर लीनियर रिग्रेशन इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक कॉस्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे और हम कहेंगे कि ये चीज है जिसको हम कॉस्ट कह रहे हैं, और ये कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी हमारा मॉडल उतना ही बुरा तस्वर किया जाएगा, और ये कॉस्ट इतनी कम होगी। सो वी वांट टू लाइक मिनिमाइज द कॉस्ट इन सम वे। लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉस्ट फंक्शन। सो जस्ट टू समराइज व्हाट वी डिस्कस्ड प्रीवियसली, इफ यू रिमेंबर, तो हमारा ये ट्रेनिंग डेटा था जिसमें हमारे पास इनपुट फीचर था साइज इन द स्क्वायर फीट, और हमारे पास प्राइस थी एज टारगेट वेरिएबल, ठीक है। और हमने जो मॉडल इक्वेशन बनाई थी वो ये थी wx plus b, right? It was pretty much based on that equation y is equal to mx plus c, where x was the input, y was the output, m was the slope and b was the intercept, right? Okay, so अब इस इक्वेशन के अंदर हमने ये कहा था कि जो x है वो इनपुट है, वो तो आपको फिक्स्ड मिल जाएगी, y भी आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज आप क्या कर सकते हैं, x और y के दरमियान सिमिलैरिटी को इंप्रूव करने के लिए आप प्ले किस चीज के साथ कर सकते हैं, those are called the parameters of the regression, which are w and p, right? So we call them parameters. Sometimes we also call them coefficients, and the most common name in machine learning that we use for them is weights. So all these three terms mean the same thing. Most common term in mathematics in general is parameters, लेकिन machine learning में हम अक्सर parameter की बजाय इन्हें weight कहते हैं, but that mean the same thing. Parameter या weight एक ही मानी है। ओके, और हमें ये मालूम है कि W और B बेसिकली यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट डज B रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। एंड व्हाट डज W रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप, दैट हाउ स्टीप और फ्लैट द स्लोप विल बी, राइट? लेट्स गेट इनटू इट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फर्स्ट करें हम W की वैल्यू 0 इमेजिन करते हैं और B की वैल्यू 1.5। अगर W की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है स्लोप 0 है, राइट? स्लोप 0 है तो इसका मतलब है सरफेस फ्लैट होगी। स्लोप 0 है तो इसका मतलब है सरफेस या लाइन फ्लैट होगी। सो 0 का मतलब ये है कि जो x है इनपुट को 0 से ज़रब लेगी तो वो 0 हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा, f of x will be equal to y only, that is equal to intercept। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 1.5 है तो ये फ्लैट लाइन 1.5 पे आ जाएगी। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 1000 है तो ये वहां पे फ्लैट लाइन आ जाएगी, और अगर -1000 है तो वहां पे फ्लैट लाइन आ जाएगी, but it will be a straight line, a flat line, because the slope is 0। Okay, let's look at this second example। यहाँ W 0.5 है और B 0 है। अगर B 0 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइन ओरिजिन से गुजरेगी, y intercept is 0, so that means the line will touch the y-axis on the origin, so that's where the origin is, right? अच्छा, अब W is equal to 0.5, इसका मतलब क्या है? f of x is equal to 0.5 x। इसका मतलब ये है कि y x के हाफ प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। x में जितनी तब्दीली आती है y में उससे आधी तब्दीली आती है। x अगर 0 है तो y भी 0 है, x अगर 1 है तो y 0.5 है, x अगर 2 है तो y 1 है, राइट? सो
like this is what the slope is. अच्छा, अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने w को 0.5 रखा है और b को 1 कर दिया है। w अगर 0.5 है तो स्लोप लाइन की बिल्कुल वही रहेगी, यानी जो एंगल ऑफ लाइन है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन b1 होने से इंटरसेप्ट ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है इंटरसेप्ट ये तय कर रहा है कि लाइन की स्टार्ट पोजीशन क्या होगी और w ये तय कर रहा है कि लाइन का एंगल क्या होगा, राइट? अच्छा, अब यहां हमने w की वैल्यू ली 0.5। अगर मैं w की वैल्यू 1 ले लूं तो इसका मतलब है x और y बराबर मिकदार में बढ़ रहे हैं, राइट? स्लोप बढ़ेगी या कम होगी? स्लोप बढ़ जाएगी, लाइक द लाइन विल बिकम समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू ले लूं तो लाइन और स्टीप हो जाएगी। सो दैट मींस इन जनरल w की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है स्लोप बढ़ाना और w की वैल्यू घटाने का मतलब है स्लोप घटाना। w की वैल्यू 0 करने का मतलब ये है फ्लैट सरफेस की बात करना, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करना। अगर w 0 है या स्लोप 0 है तो यू विल ऑलवेज हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? एंड सिमिलरली अगर आप इंटरसेप्ट को देखें तो इंटरसेप्ट ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी लाइन का ओरिजिन क्या होगा। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन पे ही होगा, दैट इज 0 0। अगर नेगेटिव है तो नीचे होगा, पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, राइट? अच्छा, फिर जो स्लोप है वो कैलकुलेट कैसे होती है? लाइक दैट इज बेसिकली राइज ओवर रन। राइज का मतलब क्या है कि गिवन इंटरवल के अंदर y में कितनी चेंज आ रही है। फॉर एग्जांपल 1 से 2 पे जब आप आते हैं तो y में चेंज आती है 0.5 और x में कितनी चेंज है 1, सो दैट इज 0.5 ओवर 1। राइज ओवर रन। राइज मींस उठ कितना रही है लाइन, रन आगे कितनी जा रही है हॉरिजॉन्टली। सो वर्टिकल एक्सिस राइज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रन। सो राइज ओवर रन इज योर स्लोप एंड दैट इज 0.5 ओवर 1 व्हिच इज लाइक 0.5 here, राइट? तो एक लाइन की स्लोप, अगर आपको सिर्फ एक लाइन गिवन है और आपसे कहा जाए कि इसकी जरा स्लोप तो कैलकुलेट करें, आप कोई भी 2 पॉइंट पिक करें लाइन के ऊपर, कोई भी 2 पॉइंट, राइट? और उनको यो ट्रायंगल के तौर पे मिला दें। तो जो y कंपोनेंट है वो मेजर करें, जो x कंपोनेंट है वो मेजर करें। x over y is your y over x, right? Then the y component and the x component. y component को हम rise कह देते हैं और x component को हम run कह देते हैं। तो rise over run is your slope. And if it is going this way, the slope is going to be positive. And if the line is like this way, it is going to be negative. We'll talk about it a bit more as we see next slides. Now, we need to have a criteria that can be used to evaluate the goodness, correctness, accuracy, validity, or whatever you may call of your model. अब हम अच्छा मॉडल किसे कहते हैं? हम अच्छा मॉडल उसे कहते हैं जिसमें x y को बहुत अच्छे से अप्रोक्सीमेट कर रहा हो। अब अच्छा मॉडल उसे कहते हैं जिसमें x y को बहुत अच्छे से अप्रोक्सीमेट कर रहा हो। मिसाल के तौर पे ये डेटा देखें, आप जानते हैं ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं और इनकी बेसिस के ऊपर आप ट्रेन करके ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो है ये आपका मॉडल है। अब आप अच्छा मॉडल किसे कहेंगे? वो जो इनमें से ज्यादा पॉइंट्स के करीब से करीब तक होगा, राइट? अब हम ये कैसे तय कर सकते हैं न्यूमेरिकली? ज़ाहिर है हमें न्यूमेरिकली ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन बेहतर होगी। थोड़ी ऊपर ना कर दें, थोड़ी नीचे ना कर दें, समथिंग लाइक दैट, राइट? स्लोप बढ़ा ना दें, स्लोप कम ना कर दें, इंटरसेप्ट थोड़ा एडजस्ट ना कर दें। व्हाट वर्क्स? सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट। अब क्राइटेरिया बहुत सादा है। आप ये देखिए कि ये जो मॉडल है आपका, इसको आप तसव्वुर कर लें कि ये आपकी प्रेडिक्टेड या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है y की, और जो एक्चुअल रेड पॉइंट है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है y की, राइट? x की वैल्यू एक ही है जो x एक्सिस पे है, साइज ऑफ द हाउस इन स्क्वायर फीट, दैट इज द इनपुट। y की वैल्यूज अब हम दो तसव्वुर कर रहे हैं। एक तो वो है जो एक्चुअली डेटा सेट में दस्तयाब है, राइट? और एक वो है जो हम इस इक्वेशन की मदद से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, राइट? और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है y की और जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है y की, उनमें फर्क कम से कम हो, राइट? सो
अब हम इस फर्क को अगर, और चूंकि डेटा पॉइंट एक नहीं है, एक से बहुत ज्यादा है, तो हमें उन तमाम डेटा पॉइंट्स के एरर को देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है y की उसको हम y ही कहते हैं, और जो अप्रोक्सीमेटेड या प्रेडिक्टेड वैल्यू है y की इस मॉडल की बेसिस के ऊपर उसको हम y हैट कह देते हैं। ठीक है, अब हम हर पॉइंट के लिए नोटिस करेंगे कि y हैट यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू और y यानी एक्चुअल वैल्यू, इनका फर्क कितना है। तो हम प्रेडिक्टेड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी अप्रोक्सीमेशन में और एक्चुअल में कितना फर्क है, और ये हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसी को हमें मिनिमाइज करना है, राइट। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही नहीं रहने देते, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये डेटा पॉइंट देखें, यहां पे एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कम है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटेड माइनस एक्चुअल का जवाब नेगेटिव आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 10 है और एक्चुअल वैल्यू 12 है, तो एरर क्या आएगा, 10 माइनस 12 माइनस 2। अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये यहां पे आपकी एक्चुअल वैल्यू कम है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अगर फर्ज करें आपकी एक्चुअल वैल्यू 8 है और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 10 है, इस केस में एरर क्या होगा, 10 माइनस 8 2। अब अगर आप दोनों एरर्स का सम करें तो -2 + 2 0, एरर तो 0 हो गया, सम ऑफ द एरर्स तो 0 हो गया, राइट। सो हमें सम ऑफ द एरर 0 तो नहीं चाहिए, एरर 2 है या -2 है, एरर तो है ना। सो अब इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से क्या होगा कि साइन मैटर नहीं करेगा, सिर्फ क्वांटिटी मैटर करेगी, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, आप इसको स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने से क्या होगा, अगेन नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन एक और इंपैक्ट आएगा कि वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होगी एरर की, वो उसके स्क्वायर से कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज टू दिस फंक्शन इज गोइंग विद द स्क्वायर ऑप्शन, राइट। स्क्वायर ऑप्शन को लेने का एक एडेड एडवांटेज ये है कि इसका मतलब ये है कि एरर जितना ज्यादा होगा पेनल्टी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी छोटे एरर्स की सिग्निफिकेंस कम होगी, बड़े एरर्स की सिग्निफिकेंस चूंकि स्क्वायर हो रहा है तो हम उसको ज्यादा पेनलाइज कर रहे होंगे। This is what we mean by square here, right? Okay. अब अगर आपको याद हो तो हमने m वेरिएबल के बारे में कहा था कि it indicates the number of training examples in your data. m indicates the number of training examples in your data. So say m is 10. तो हम क्या करेंगे, तमाम एरर्स के लिए ये डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर इन तमाम का सम कर लेंगे। यानी 10 एग्जांपल्स हैं तो 10 एग्जांपल्स के एरर्स का सम हो जाएगा, और सम लेने के बाद आप क्या करेंगे, मीन ले लेंगे, 1/m कर देंगे। 10 नंबर्स का मीन क्या होता है, 10 नंबर्स को ऐड करें, 10 से डिवाइड कर दें, राइट। सो यू कैन से दैट दिस इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर। एक चीज जो आपको एडेड नजर आ रही है वो है 2, कि अगर मीन लेना है m वैल्यूज का तो m से डिवाइड करें, 2m से क्यों डिवाइड करेंगे, राइट। There is no other sensible reason to put this 2 here. We don't need it actually. लेकिन असल में बाद में हमें इसी टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये 2 उधर से उठ के इधर आएगा, इस 2 को कैंसिल करना हमारे लिए तब आसान होगा। तो ये बाद की एक एप्रीहेंशन को सामने रखते हुए हमने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, इसकी और कोई लॉजिकल वजह नहीं है, right? It will just do the maths easy for us later. Okay. अब ये बन गया हमारा कॉस्ट फंक्शन, और ये वो कॉस्ट फंक्शन है जिसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट की है, जो वैल्यूज हमने अप्रोक्सीमेट की हैं और जो वैल्यूज हमारे पास एक्चुअल हैं, उनके दरमियान फर्क कम से कम हो जाए। और इस फर्क को कम से कम करने के लिए हमारे पास कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके साथ हम प्ले कर सकते हैं, W एंड B। X और Y के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि X फिक्स्ड इनपुट है और y भी गिवन है। तो हम x और y के दरमियान अप्रोक्सीमेशन को एडजस्ट किस स्पेस पे करेंगे, w और b की वैल्यूज को ऊपर नीचे करके इस तरीके से। सो
find such values of w and b that y hat is close to y for all the training examples. तो आप w और b की ऐसी वैल्यूज तलाश करने में या मालूम करने में इंटरेस्टेड हैं जिनके नतीजे के तौर पर प्रिडिक्टेड या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ y और एक्चुअल वैल्यू ऑफ y का फर्क ओवरऑल तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए कम से कम। We'll just be like looking at a bit of intuition of this cost function. अगर हम इस cost function की intuition का फर्क देखें, intuition को explain करना चाहें, ठीक है? So we have already decided that the model is wx plus b. Parameters are w and b. We also call them weights. Cost function is this. We call it j. Cost function को आमतौर पे हम j कह देते हैं, right? Again, that's a choice of like using some standard terms. So like this represents the cost function, which is basically the mean of the squares of the error. So we sum up the squares of the error and take the mean, and there is an additional 2 there as well, right? And the goal is to minimize this cost function, which is basically that you can use the values of w and b to minimize it, right? ये जो term है ये standard term है जो minimization के लिए लिखी जाती है, maximization के लिए भी लिखी जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि आप w और b की ऐसी वैल्यूज तलाश करें जो इसको मिनिमाइज कर दें। अगर यहाँ मिनिमाइज की बजाय मैक्सिमाइज लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि आप w और b की ऐसी वैल्यूज तलाश करें जो इसको मैक्सिमाइज कर दें, यानी जिसके लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। ओके, अगर हम एक सिंपल नोशन के तौर पे देखें तो ये जो f, अगर हम कहें कि यार हम b को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, wx plus b is our equation, for the sake of simplicity हम b को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। इन दी लॉन्ग रन नहीं करेंगे, फिलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसे इग्नोर कर देते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बचती है? f wx is equal to wx only, right? So basically अब हमारे पास देखें तो एक ही पैरामीटर बचा है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना है। पहले w और b दो पैरामीटर्स थे, अब हमारे पास एक ही पैरामीटर है जिसको हमें चेंज करना है such that x is able to approximate y closer and closer to the actual value of y, right? So for example, जब आप b को इग्नोर कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि b को आप 0 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी ये लाइन हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी, राइट? और इसका मतलब क्या है कि आपका कॉस्ट फंक्शन भी सिंप्लीफाई हो गया। आपका कॉस्ट फंक्शन था f of wb xi minus yi। इसको यूं लिखना या यूं लिखना एक ही मानी है, लाइक यू कैन राइट इट लाइक दिस एंड दिस, इन दोनों का एक ही मतलब है। y hat of i या f w b of xi, इन दोनों का एक ही मानी है, राइट? सो बेसिकली यू वांट टू मिनिमाइज दिस डिफरेंस। अच्छा, अगर आप b को इग्नोर कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, f of w on xi, b निकाल दिया हमने यहाँ से सिर्फ, राइट? बिकॉज हमने कहा चले फर्ज करें कि फिलहाल b शामिल नहीं है इसके अंदर, इट जस्ट मेक्स इट सिंपल and you don't really need to write this at least. If you write like are interested in writing down the concept, fair enough, like, but you'll get everything of this. I'm sorry for the delay already that I paused. I was a little too busy with things, but you'll get it, everything in a day. You'll be added to a classroom. अच्छा, अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। फर्ज करें आपके पास ये x वैल्यूज हैं और ये y वैल्यूज, राइट? और फर्ज करें ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है? लाइक दिस इज फॉर एग्जांपल यहाँ x 1 है और यहाँ y 1 है, राइट? सो दैट मीन्स कि अगर हम w की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर w की वैल्यू 1 रखें, सो दिस इफ यू सी, तो जब x1 है y 1 है, जब x2 है तो y 2, और जब x3 है तो y 3, राइट? अब इसका मतलब है इस केस में अगर आपने एरर निकालना हो तो एरर कितना आएगा? 0, बिकॉज आपकी जो y की वैल्यू है
वो एग्जैक्टली वही है जो y हैट की वैल्यू है, यानी आपका जो मॉडल है वो हर पॉइंट को एग्जैक्टली टच करते हुए गुजर रहा है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन y एंड y हैट. So if the difference between y and y hat is 0, what you will do is you will sum up all the values. So like this difference is 0, 0 square. यहाँ आपने 0 square लिख दिया. Second point के लिए भी difference 0 है, 0 square. आखिरी point के लिए भी difference 0 है, 0 square. So the आपका जो error term थी that was this one. So 1/2m into like 0 square plus 0 square plus 0 square that is equal to 0. So इस केस में जहां आपके पास 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं और वो तीनों ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो हैं उनके ऊपर जो आपने मॉडल फिट किया है वो एग्जैक्टली उन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है फर्क है ही नहीं, तो आपकी कॉस्ट 0 हो गई. अच्छा, अब यहाँ w की वैल्यू क्या रखी हुई है हमने 1. अब यहां हम इस साइड पे एक और प्लॉट बना रहे हैं. हम x एक्सिस पे रख रहे हैं w और y एक्सिस पे रख रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन jw. हमने देखा कि जब हमने w की वैल्यू 1 रखी जो कि ये पॉइंट है, तो हमारे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0. सो वी हमने यहाँ एक मार्क लगा दिया दैट हमने w की वैल्यू 1 रख के देखा तो हमें पता चला कि यहाँ इसकी वैल्यू कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू यहाँ w 1 है और j of w 0 है. Right? Is it clear? Yes, sir. For this graph, Yes, sir. we have seen हमने यहाँ w की वैल्यू रखी 1. Yes, sir. इसके लिए जब हमने कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई 0. Yes. तो यहाँ हम x एक्सिस पे w रखते हैं और y एक्सिस पे कॉस्ट फंक्शन रखते हैं. तो हमने देखा कि जब w की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमारे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0. तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि जब w 1 है तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 0 है. That's the minimum possible value. You cannot have a better value than 0. इसका मतलब एरर है ही नहीं, the ideal case, right? अच्छा, now we want to see कि अगर हम w की वैल्यू 1 की बजाय 0.5 रख दें तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, right? जाहिर है कुछ तब्दीली तो आ जाएगी इसके अंदर, राइट? लेट्स ऑब्जर्व दैट. अब अगर हम w की वैल्यू 0.5 रखते हैं, राइट? तो इन दैट केस यू कैन सी कि जब x 1 है तो y 0.5 होगा, राइट? जब x 2 है तो y 1 होगा और जब x 3 है तो y 1.5 होगा, बिकॉज w into x is 0.5 into x. तो इसका मतलब है कि y के अंदर तब्दीली हाफ ऑफ द x आ रही होगी, राइट? अब इस केस में अगर हम एरर टर्म ऑब्जर्व करें तो जब एक्चुअल वैल्यू 1 है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है 0.5. 0.5 माइनस 1 स्क्वायर. जब एक्चुअल वैल्यू 2 है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 है, 1 माइनस 2 स्क्वायर. और जब एक्चुअल वैल्यू 3 है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 माइनस 3 स्क्वायर. इन सब को सम करके अगर आप 1/2 into 3 करेंगे 3.5/6 बनेगा, दैट इज 0.58. इसका मतलब क्या है कि जब हमने w की वैल्यू 0 ली थी, w की वैल्यू 1 ली थी तो कॉस्ट फंक्शन था 0. जब हमने w की वैल्यू ली 0.5 ये, तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आई तकरीबन 0.58 या 0.6 कह लें राउंड करके, राइट? सो दैट मींस कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई, एरर थोड़ा बढ़ गया, राइट? 0 से कम तो नहीं हो सकता, राइट? यानी अगर नेगेटिव भी है, नेगेटिव होगा, स्क्वायर करें तो नेगेटिव हो नहीं सकता. ओके, अच्छा, अब फर्ज करें हम कहते हैं कि चलें हमने 1 पे देख लिया, 0.5 पे देख लिया, 0 पे देखते हैं. अगर हम w की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, राइट? अब आप जानते हैं w की वैल्यू 0 रखेंगे तो स्लोप 0 हो जाएगी. देयर विल बी अ कांस्टेंट थिंग दैट वी विल ऑब्जर्व, राइट? अब अगर हम w की वैल्यू 0 रखते हैं इसका मतलब है f of x is equal to 0, राइट? तो इस केस में ये तमाम ये जो लाइन है ये ओरिजिन से शुरू होगी और x एक्सिस के साथ ही जाएगी सारी, राइट? बिकॉज b पहले ही 0 था, अब हमने w भी 0 कर दिया, तो जब x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f of x भी 0 आएगा. तो x की वैल्यू जो भी आए f of x 0 ही होगा.
अब जब एक्चुअल वैल्यू 1 है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है 0, 1 माइनस 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर। जब एक्चुअल वैल्यू 2 है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है 0, राइट? सो दैट विल बी लाइक 0 minus 2 square, that is like kind of 2 square, right? और अगर आप अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 3 है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है सूरत में again, right? So this term will basically be like it's basically कि आपके पास नेगेटिव टर्म्स आएंगी और आप उनका स्क्वायर कर रहे होंगे, right? So you will get like 1 square plus 2 square plus 3 square, that is 14, 1 over 6, that is 2.3. तो हमने देखा कि अगर हम W की वैल्यू 0 रखें तो एरर और मजीद बढ़ गया और इसकी वैल्यू आई तकरीबन 2.3, राइट? अब अगर हमने 3 पॉइंट्स के लिए इसको एक्चुअली ऑब्जर्व करके देखा, अगर आप इसकी बाकी तमाम मसलन W की वैल्यू आप माइनस 0.5 रख के देख सकते हैं और नेगेटिव भी रख के देख सकते हैं। इसी तरीके से आप W की वैल्यू 1.5 2 2.5 सो ऑन, जस्ट टू सी द ट्रेंड। अगर आप इन तमाम वैल्यूज को इवैल्यूएट करेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा कॉस्ट फंक्शन का, दैट विल बी, हमने देखा हमने इसको शुरू यहां से किया था तो इट वाज गोइंग अप लाइक दिस। जैसे जैसे आप W की वैल्यू कम करते जाएंगे ये इसी तरीके से ऊपर जाता जाएगा और जैसे जैसे आप W की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये इसी तरीके से इस तरफ ऊपर जाता जाएगा। बच्चे कह रहे हैं आप छुट्टी कर रहे आज क्विज भी है हैं, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यस सर नहीं मान सर कोशिश कुछ तो होगा। Okay, so this gives you the trend line, right? Now this is the shape of this function. We call this function, इस function को हम एक proper नाम देते हैं। इस function का नाम है mean squared error। इस function को formally machine learning के अंदर, statistics के अंदर mean squared error कहा जाता है। And the shape of mean squared error is like this, an inverted parabola or a bowl or a hammock kind of shape. It ultimately gives you this kind of shape, right? Yes. Okay. Now the goal of the linear regression obviously is to minimize the cost function, right? Where it involves like just one parameter W, लेकिन ज़ाहिर जनरल केस के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होंगे W and B, and in fact अगर हमारे पास नंबर ऑफ फीचर ग्रो कर जाएंगे तो फिर W's भी बढ़ जाएंगे, W1 W3, so there can be as many features as possible, right? So this is the shape of this function when there is only one parameter W. अगर एक पैरामीटर है तो इस फंक्शन को हम 2D में व्यू कर सकते हैं। अब फर्स्ट करें हम इसमें B को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर इसको 2D में व्यू नहीं कर सकेंगे, फिर ये 3D में चला जाएगा। एक साइड पे W, एक साइड पे B और एक साइड पे कॉस्ट फंक्शन, राइट? सो if we include it now here, तो 2D में it was like this, but with B it will not become like this. It will now become a 3D function, right? The shape will still remain the same. What? An inverted parabola or a hammock. इसको क्या बोलते हैं? hammock ही बोलते हैं। साहिल पे नारियल पानी पी रहे हैं आप और वहाँ एक वो क्या कहते हैं इसको झूला या जो भी it's called hammock, right? तो हम वेकेशंस पे गए हैं, आपने मशीन लर्निंग में बहुत बम्बास्टिक स्कोर्स किए and you are really celebrating and enjoying, right? Could be possible. Hey, mom's boy, do you think it is possible? It is very much possible. So आप यहाँ पे अपना नारियल पानी enjoy कर रहे हैं इस hammock के अंदर. So look, this is W on one axis, this is B on another axis, and this is the cost function, right?
सो हमने जो जनरल शेप विजुअलाइज